हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अमर भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन एंड नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज हम इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है, एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इस पार्ट में बेसिकली जो लिबरलाइजेशन है हमारा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे जो इसके बाद जो पार्ट आएंगे उसमें हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिबरलाइजेशन है क्या। लिबरलाइजेशन जो है हमारा, वो किस वर्ड से निकला है? लिबरलाइज। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें लिबरलाइज की, तो वो ये हो सकती है कि रिमूव और लूजन रिस्ट्रिक्शन ऑन। लिबरलाइज का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज से बंदिशें हटा दें। लूज रिस्ट्रिक्शन, जैसे हमने किसी भी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, किसी भी चीज पे रोक लगाई हुई थी, हम उससे क्या करते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दें, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा? गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन दे दी। लिबरलाइजेशन का मतलब इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हो गया, मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई जाती थी उनको पहले रजिस्टर्ड और साथ ही साथ उसमें क्या कराना पड़ता था? लाइसेंसिंग करवाना पड़ता था। तो अब वो लाइसेंसिंग से क्या हो गया? वो लिबरलाइजेशन हो गया। दूसरा आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रॉम ओनरशिप बाय द स्टेट टू प्राइवेट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि स्टेट टू प्राइवेट, स्टेट से अब वो किस में हो गई? प्राइवेट में हो गई। क्या? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ट्रांसफर और इंडस्ट्री का ट्रांसफर। मतलब कि जो भी बिजनेस हो रहा था वो किसके हाथ में था? अभी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हाथ में था। अब वो किस में आ गया? वो आ गया प्राइवेट। प्राइवेट क्या हुआ था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, क्योंकि जो ज्यादातर काम था वो प्राइवेट का पब्लिक करने लगी थी। अब वो क्या हो गया? प्राइवेट की तरफ आ गए। तीसरा आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच बिजनेस स्टार्ट टू ऑपरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल। बिजनेस एक ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में हो जो बिजनेस, उसको बोलते हैं ग्लोबल बिजनेस। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पर पहुंचे, उसके लिए ग्लोबलाइजेशन करा। अब इन तीनों में से जो वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था वो था हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी उसमें जोड़ दिया गया। तब ये पॉलिसी को हम बोल सकते हैं हम क्या? एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी, अब इसको नाम दे दिया गया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी 1991। अब यहां पर इसका ये नाम आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एलपीजी पॉलिसी, तो हमें वही पॉइंट्स लिखने हैं जो कल हमने बताए थे कि नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कि लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं आज, जो हमारा टॉपिक है मेन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन समझ लो कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, लिबरलाइजेशन अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज से बंदिशें हटाना, लूजन और रिमूव ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग। वो किसी भी चीज हो सकती है। यहाँ पर किससे रिस्ट्रिक्शन हटाया? यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से रिस्ट्रिक्शन हटाया। रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर था वो हम समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन हमारा था इंडस्ट्रीज पर, रिस्ट्रिक्शन हमारा था गुड्स पर, रिस्ट्रिक्शन हमारा था किस पर? इंपोर्ट पर। रिस्ट्रिक्शन था हमारा किस पर? फॉरेन एक्सचेंज पर। हम फॉरेन एक्सचेंज सेव कर रहे थे। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस थे हमारे। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन लिख लो अच्छी तरीके से। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस इट्स freedom from direct or physical control imposed by the government. लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में होता है। ठीक है, मींस ऑफ इट्स फ्रीडम। फ्रीडम, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? फ्रीडम आ गया। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है ना, लिबर्टी। ठीक है, उसका मतलब ही यही है कि लिबरल, मतलब रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन किसने रख रखा था? ब्रिटिशर्स ने रख रखा था। अब क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा?
जो लिबर्टी आया हमारा एक, उससे क्या हुआ, हमें डेमोक्रेसी मिली, हमें लोकतंत्र मिला, जिससे इंडिया के जो पीपल हैं वो उनके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। ठीक है, तो वही फ्रीडम की बात हो रही है, फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल। अब यहाँ पर कंट्रोल किस पर था हमारा, यहाँ पर कंट्रोल था हमारा इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर कंट्रोल था, किसका था, गवर्नमेंट का था। तो वही गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको हटा देता है ये वर्ड लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन हमारा आया। अब बात आती है प्रायर टू 1991 की। प्रायर 1991 क्या हुआ था, हमने पढ़ रखा है, अभी हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि प्रायर 1991 क्या हुआ था। तो प्रायर 1991 हमें पता है कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो लग रखी थी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज इंडस्ट्री सेटअप जब करेंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर्ड और उसके साथ साथ लाइसेंसिंग होनी होगी। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि वो इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए तभी वो इंडस्ट्री सेटअप हो सकेगी। दूसरी तरफ आता है कंट्रोल ऑन गुड्स। हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल उगाया जा रहा था, हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जा रहा था, या फिर जो गुड्स हमारी कंट्री में बनाए जा रहे थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये देखा कि गवर्नमेंट सोच रही थी कि ये सारे गुड्स हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी आई थी, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट चाहती थी कि हम हर चीज में सेल्फ सफिशिएंसी पा लें। इसलिए क्या करने लगी, गवर्नमेंट गुड्स पर कंट्रोल करने लगी। जब गुड्स पर कंट्रोल करने लगी तो हमारे देश से दूसरे देश में जो एक्सपोर्ट होता था वो कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। उसी के साथ साथ जो इंपोर्ट लाइसेंस वाला जो था हमारा, इंपोर्ट लाइसेंस मतलब कि दूसरे देशों से हमारे देशों में जितना भी गुड्स आता था इंपोर्ट करके, वो गुड्स पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, लाइसेंसिंग लगा दी। मतलब कि जो गुड हमारे यहाँ आ रहा है वो अब कम आएगा। क्यों, गवर्नमेंट चाहती थी कि जो गुड बाहर से आ रहा है वो हम खुद प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसमें वो सेल्फ सफिशिएंसी करना चाहती थी। इसके बाद आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल मतलब कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज था उसको गवर्नमेंट सेव करती जा रही थी। हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारा वो डाउन चला गया था, डाउनफॉल हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाउन होने के कारण भी आपको बताया था, जैसे कि गल्फ क्राइसिस वगैरह। ठीक है, कल वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करने से क्या क्या उसमें हमें इम्प्लीकेशंस देखने को मिली। इसी वजह से लिबरलाइजेशन को लगाना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि अगर आप अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन लगाएंगे तो आपकी इकोनॉमी वैसी ग्रो करेगी जैसे पहले कर रही थी। अब बात आती है कि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन वर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस क्या है हमारी, demand and supply would steer the economy towards the path of growth and development। अब लिबरलाइजेशन का मतलब ही है कि हमारे पास हमने पावर किसको शेयर कर दी, हमने पावर किसको डिसेंट्रलाइज कर दी, मार्केट को। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो हमारी इंडिया पर जो टैग लगा हुआ है उसमें प्राइवेट और पब्लिक का बराबर हिस्सा है। लेकिन हमारी जो पब्लिक जो थी हमारी वो क्या कर रही थी, वो यहाँ पर हमारी थी प्राइमरी रोल, और हमारी जो प्राइवेट थी वो सेकेंडरी रोल। इसी वजह से जो प्राइमरी रोल था मतलब कि पब्लिक सेक्टर, उसने प्राइवेट सेक्टर को दबा दिया था। अब जब प्राइवेट सेक्टर को दबा दिया था तब यहाँ पर हमारा था कि हमें प्राइवेट सेक्टर को चाहिए। अब वो चाहने के लिए हमें सबसे पहले लिबरलाइजेशन ही करना था, और लिबरलाइजेशन की वजह से जो हमारा मार्केट जो था वो वापस आया, और मार्केट फोर्सेस को मतलब कि डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर मौका मिला अपना फ्री प्ले करने के लिए, जिससे कि वो क्या कर सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे हमारे जो लिबरलाइजेशन के अंदर, वो क्या क्या थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन में सबसे पहला जो रिफॉर्म है हमारा वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, लिबरलाइजेशन जो सबसे पहले लगानी थी तो वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लगानी थी, जिसको हम एक मीन मान रहे थे, बेसिक एलिमेंट मान रहे थे हमारी इकोनॉमी का। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डीरेगुलेशन हुआ। डीरेगुलेशन किसका हुआ, ऑफ द लाइसेंसिंग। जो लाइसेंसिंग हमारी प्राइवेट सेक्टर्स जो थे हमारे जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे उन पर क्या लगा रहे थे, लाइसेंसिंग लगा रहे थे, उसको डीरेगुलेट किया गया। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग।
अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज पर हम ऐसा कर रहे थे कि हम हर इंडस्ट्री पे जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री आ रही थी हमारी इकोनॉमी में, हम उसको क्या कर रहे थे, उसको लाइसेंस कर रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अब गवर्नमेंट ने ये करा, अब लिबरलाइजेशन के अंदर जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी उनमें लाइसेंसिंग नहीं होगी, बल्कि लाइसेंसिंग सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में होगी। कौन कौन सी? लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डेंजरस केमिकल्स। डेंजरस केमिकल्स, ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज में होगी लाइसेंसिंग। इन इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग जरूरी है क्योंकि ये सोशल हेल्थ को बिगाड़ रही हैं, इससे हमारी सोशल हेल्थ बिगड़ेगी और हमारा जो एक रोल है मिक्स्ड इकोनॉमी में जो पब्लिक सेक्टर का, वो है हमारा सोशल वेलफेयर, वो इन 5 के जरिए नहीं हो सकेगा। इसलिए इन 5 इंडस्ट्रीज पर सिर्फ लाइसेंसिंग होगी, बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन पर लाइसेंसिंग नहीं की जाएगी। दूसरी आती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है जिस तेजी से हमारा पब्लिक सेक्टर बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन करा। पब्लिक सेक्टर जो हमारे 17 पब्लिक सेक्टर थे, जब हमने शुरुआत में पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर हमारे 17 थे, प्राइवेट हमारे 12 थे, ठीक है। उसमें क्या करा, 17 से वो 8 पे आ गए, 17 से वो 8 पे आ गए। और इसी के साथ साथ 2010 से 11 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे से 2 सेक्टर बचते हैं, वो है हमारे एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ठीक है। इतना कॉन्ट्रैक्शन कर लिया था इंडस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर की, ठीक है। तीसरा आता है हमारा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन जो एरिया था उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था, उसमें सबसे ज्यादा रोल था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही थी, वो रिजर्व करके रख रही थी उनके लिए कोई लाइसेंसिंग नहीं होती थी, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, रिसोर्सेज उनके लिए ही बचाए जाते थे। अब क्या हो रहा था, यहाँ पर फोर्सेस और डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। जो हमारा एक फैक्टर है डिमांड में, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो यहां पर हो रहा था। इसके बाद आता है फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी पहले के मुकाबले अब बढ़ चुकी थी। अब हम क्या कर सकते थे, अब हम सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, मतलब कि खुद के लिए भी यूज कर सकते थे, साथ ही साथ उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे दूसरी कंट्रीज में। फिफ्थ आता है हमारा फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। जो हमारे कैपिटल गुड्स थे उनको हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में ला सकते थे, ठीक है। कैपिटल गुड्स है ना, जो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है कि जो गुड्स से हम क्या कर सकते, प्रोडक्शन कर सकते, जिनकी यूज से मतलब कि टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो दूसरी कंट्री से आने से हम रोक रहे थे। हम क्या चाह रहे थे कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज करें। अब क्या हो रहा था, जितनी भी कैपिटल गुड्स थे वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाए जा रहे थे जिससे कि प्रोडक्शन डबल हो सके, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सेक्टर को बनाने पर कितना ज्यादा उसमें गवर्नमेंट ने क्या लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। किस चीज पर, कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी बैंकिंग में, पब्लिक ओनरशिप होगी, ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग से होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स थे और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थी और साथ ही साथ जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और स्टॉक मार्केट थी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी, उनको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर मंजूरी दे दी। अब जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सारे क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है हमारी कंट्री में, वो कौन है, वो है हमारी आरबीआई, ठीक है। दिख रहा है आपको आरबीआई, ये आरबीआई जो है मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या बनाती है, हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रूल्स बनाती है, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने ये रूल्स निकाले कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हमारी कंट्री में सेटअप करे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आरबीआई ने ये रूल बनाया, पहले क्या होता था कि आरबीआई क्या करती थी, सारी बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से सेट करती थी। उस जितने भी बैंक्स होते थे कमर्शियल बैंक्स, उनके पास नहीं होती थी, जैसे एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन लोग के पास ये सारे रूल्स नहीं होते थे।
तो आरबीआई ने ये रूल निकाला कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्केटर्स हैं जो लोन्स लेना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं बैंकों से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को चेक करके लोन ले सकें। ठीक है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब कि जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे फाइनेंशियल और इंटरनेशनल, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, मर्चेंट्स बैंक्स हो गए, वो क्या हो गए हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करने लगे, जिससे कि क्या होगा हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लगा। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई सबसे पहले क्या थी हमारे लिए एक रेगुलेटर थी, अब वो किसका काम करने लगी थी, इट वर्क्स एज अ फैसिलेटर। ठीक है, फैसिलेटर मतलब कि वो फैसिलेट करती थी। आरबीआई क्या करती थी, अब इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टर यहाँ पर आते थे उनसे फॉरेन एक्सचेंज लेती थी अपनी बैंक में, और उनको उसके बदले क्या इंडियन रुपी देती थी। जब इंडियन रुपी देती थी तो उससे क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता था, उससे हम क्या कर सकते थे, दूसरी कंट्रीज से लेन देन बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसके बाद है हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स। ठीक है, फिस्कल रिफॉर्म्स में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिस्कल रिफॉर्म रिलेटेड किससे है। फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है किससे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट एक रेवेन्यू बनाती है, रेवेन्यू बनाने के बाद वो क्या करती है, वो एक्सपेंडिचर करती है किस पे, सोशल वेलफेयर पे। हम उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, सोशल वेलफेयर से। गवर्नमेंट किस पर इन्वेस्ट करती है, सोशल वेलफेयर पर। प्राइवेट नहीं करती, प्राइवेट किस पे करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। ये दोनों चीजें अलग हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसमें आता है टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म क्या था लिबरलाइजेशन में, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस ले सकती है। पहले क्या होता था, प्राइवेट जो ओनरशिप होती थी उसमें टैक्सेस लिए जाते थे, उनमें हॉलीडेज दिया जाता था, सब्सिडीज भी दी जाती थी पावर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर टैक्सेस लगने लगे। अब आपको पता है कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता जो मतलब डायरेक्ट किसी पर्सन पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया हमारा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो वो टैक्स है कि वो हम उस पे दूसरे पे लायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारा वो कौन सा टैक्स, सेल्स टैक्स हो गया, जो हम जैसे कि कोई रिटेलर है वो किसी शॉपकीपर पे वो टैक्स इंप्लीमेंट कर सकता है प्राइजेस के साथ। ठीक है, उसी के साथ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाया। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है जिससे कि वो एक्सपेंडिचर कर सके। फोर्थ आता है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है जी, एक्सटर्नल जैसा आप इसका नाम देख रहे हैं, ये रिलेटेड है हमारा फॉरेन से। तो फॉरेन से क्या इनने क्या रिफॉर्म्स लाए, देखो सबसे पहले आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो थे हमारे, जो करेंसी थी तो फॉरेन से लाई जा रही थी, उसकी रिफॉर्म्स। दूसरा है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, मतलब फॉरेन के साथ जो हमारा जो ट्रेड है उसकी क्या पॉलिसी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग अलग समझते हैं जिससे कि हमें ये दोनों चीजें भी समझ में आ जाए और हमारा लिबरलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। आज का हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स से आप मतलब ही समझ रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज वाला रिफॉर्म है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ क्या क्या रिफॉर्म्स करेगा। पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर रही थी, सेव कर रही थी। फॉरेन एक्सचेंज जितने भी थे उनको सेव करके वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रही थी। अब क्या हुआ, अब डिवैल्यूएशन हुआ। डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है हमारा लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन द रिलेशन टू अदर कंट्रीज करेंसी। मतलब कि हमारा यूएस डॉलर हो गया, ठीक है, और हमारे इंग्लिश पाउंड हो गए, ठीक है, इनके सामने हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन कर दी। जैसे कि अगर आप आज के समय देखें तो हमारा जो $1 है, जो यूएस डॉलर है हमारा, वो 74 रुपीज के बराबर है। तो ये क्या शो करता है कि हम $1 के अंदर बहुत सारे रुपीस खरीद सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बनाई क्यों गई थी, ये स्ट्रेटेजी बनाई इसलिए गई थी क्योंकि ये इससे क्या हो कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करें, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो सके हमारी कंट्री में। इस वजह से उन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसमें क्या करा, जो हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के सामने वो लो कर दी, जिससे कि हम और सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अपनी इंडिया में बुला सकें। अब ये जो वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करता है,
तो वो करती है हमारी मार्केट फोर्सेस इंटरनेशनल मार्केट में। जो मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड और सप्लाई की, वो इंटरनेशनल मार्केट में इसको डिफाइन करती हैं कि कितना डॉलर हमारा कितने रुपीज में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा डिफाइन करती हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में अगर हम देखें तो हमारा जितना भी फॉरेन ट्रेड हो रहा था उस पर हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, जिससे कि क्या हो सके, हमारा एक्सपोर्ट जाए, इंपोर्ट कम हो हमारे में, जिससे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जा ना पाए वापस। ठीक है ना, वो उनको सेव करना था हमें। तो इससे क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने टैरिफ एंड कोटा सिस्टम जो था उसको क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। टैरिफ और कोटा सिस्टम को जब रिस्ट्रिक्ट करा तो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो सरवाइव कर पाएगा मार्केट में वो ही बच पाएगा। मतलब कि इंडिया को अब इस स्टेज पर ला दिया कि अब वो उसको मार्केट में सरवाइव करना है, सरवाइव करना सीखना है, जिससे कि वो उसकी इकोनॉमी मजबूत बन सके। अब इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स रखाए गए, सबसे पहले तो इंपोर्ट कोटा अबॉलिश्ड। जो इंपोर्ट कोटा था, जो हम इंडिया में क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कोटा को कर रहे थे स्टैब्लिश, उसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया। दूसरा आता है पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज स्टॉप्ड। जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी उसको स्टॉप कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों कर दिया, कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को अब लिबर्टी मिल चुकी है। तीसरी आती है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी जो उनको कम कर दिया। रिडक्शन का मतलब ये है कि उनको कम कर दिया, उनको हटाया नहीं, उनको लगाना जरूरी था, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में वो टैक्स भी तो आ सके, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो सके। इसके बाद फोर्थ आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन विड्रॉन। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी हमारी वो इकोनॉमी में से विड्रॉन कर दी। जैसे कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ भी सामान जाता था तो उस पर एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। ठीक है, हमारी कंट्री लगाती थी। अब उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को विड्रॉ कर लिया गया। क्यों कर लिया गया विड्रॉ, क्योंकि वो हमारी कंट्री जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें वो क्या कर सके, वो कंपटीशन कर सके, इसलिए उस पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स, किसके, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स के। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिफॉर्म्स यहाँ पर खत्म हुआ हमारा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए